नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने थूथुकुडी के करीब 17,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब, पोर्ट और इनलैंड वाटर वेसल शामिल है। वेसल को हरित नौका इंसेंटिव के तहत किया गया है। इसके साथ ही पीएम ने वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह और आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित नौका पहल के तहत भारत में पहली स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन शेल से अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी भी दिखाई है। इसके बाद थूथुकुडी के निकट कोल्लेसुरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रशिक्षण परिसर का शिलान्यास भी किया, जिसकी लागत लगभग 986 करोड़ रुपए की है। बताया जा रहा है कि इसे बनकर तैयार होने पर यहां से प्रतिवर्ष 24 प्रशिक्षण किए जा सकेंगे। इसरो के इस नए परिसर में मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर तथा 35 केंद्र शामिल हैं। इसके अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज तमिलनाडु में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं विकसित भारत के रोड मैप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी दिखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं यूपीए सरकार का सीधा आरोप लगा रहा हूं। जो प्रोजेक्ट्स मैं आज लेकर आया हूं, ये दशक से यहाँ के लोगों की मांग भी थी। आज जो यहाँ सत्ता में है, वे लोग उस समय दिल्ली की सरकार चलाते थे, लेकिन उनको अपने विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कभी कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी। अगली खबर, केरल के वायनाड सीट सीपीआई से एनजी राजा को अपने उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके चलते राहुल गांधी के तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। चर्चा है कि तेलंगाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से किसी एक चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि राज्य के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी इच्छा से अवगत कराया है और पार्टी नेतृत्व इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी के अलावा खम्मम या भुवनागिरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि ये दोनों ही कांग्रेस की सुरक्षित सीटें हैं। ये पार्टी गढ़ भी काफी मजबूत माना जाता है। इस संबंध में तेलंगाना के कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा है कि हम पहले ही केंद्रीय नेतृत्व को अपनी इच्छा से अवगत करा चुके हैं। पूरी संभावना है कि राहुल गांधी या तो खम्मम से चुनाव लड़ेंगे या फिर भुवनागिरी के लोकसभा क्षेत्रों में से मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर राहुल गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ते हैं तो इससे पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान मिली मजबूती में काफी इजाफा होगा। बता दें कि 2019 में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस केवल 3 पर ही जीत सकी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस ने 9 और भारतीय जनता पार्टी ने 4। एआईएमआईएम ने अपनी पारंपरिक सीट हैदराबाद पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में उनकी सीटों की संख्या काफी बढ़ने वाली है। वैसे ये फैसला का मौका नहीं है जब तेलंगाना ने पार्टी नेताओं की गांधी परिवार के सदस्यों को राज्य से जुड़ने चुनाव लड़ने की अपील की हो। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को राज्य विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। कहा कि 1 साल के घटनाक्रम में विधायकों की अनदेखी हुई है, आवाज दबाई गई है। शिलान्यास मामले में मेरे विभाग के अफसरों को नोटिस दिए गए हैं। वहीं वीरभद्र सिंह के कदमों पर चल रहे हैं। प्रियंका गांधी खड़गे को 2 दिन के घटनाक्रम की जानकारी दी है और अब हाईकमान का फैसला लेना है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हमने पार्टी का सबका साथ दिया है और मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही कहा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया है। जिस तरह के संदेश विभाग में भेजे जाते थे, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई है। सरकार सभी के सामूहिक प्रयासों से बनती है। मैं किसी भी दबाव में आने वाला नहीं हूँ। विक्रमादित्य भावुक होकर रोने लगे। कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम रहे, लेकिन रिज में उनकी प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिली। इससे आहत हूं। जनता से चर्चा के बाद आगामी फैसला लूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के मंत्री में रहते हुए भी उन्हें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश करी गई है। अगली खबर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है ताकि वो लोग चुनावी तैयारी की समीक्षा कर सके और जीत का प्लान भी बना सके। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी की है। इसमें विभिन्न विधायक, मंत्री और
पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। बीजेपी ने मिशन 400 का ऐलान किया है। इसे ध्यान रखते हुए लिस्ट की जारी कर दी गई है। पर्यवेक्षकों की लिस्ट के मुताबिक उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी पंकजा मुंडा को बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन को उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी बना है। वन मंत्री सुधीर मुंगंटीवार बीड लोकसभा से समीक्षा करेंगे। चुनाव निरीक्षक स्थानीय लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। स्थानीय विधायक, सांसदों और प्रमुख अधिकारियों के इस संबंध में बातचीत करनी है। अगली खबर, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर बुधवार को 4% से अधिक लुढ़क गए हैं। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। इस समय पतंजलि के शेयर 4.46% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 1548 रुपए के दिन के निचले स्तर पर आ गया है। मंगलवार को ट्रेडिंग के अंत में पतंजलि फूड्स के शेयर की कीमत 1620 रुपए पर थी। ट्रेडिंग के दौरान पतंजलि फूड्स के शेयर की कीमत 1609 रुपए तक गिर गई है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद एवं इससे प्रबंधक निदेशक को नोटिस जारी की थी तथा पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और उससे अधिकारियों को दावा किया है कि इस पर पद्धति के विरुद्ध प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में उसे किसी भी रूप में कोई बयान देने के खिलाफ आगाह किया है, जैसा कि उन्हें न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामे में कहा था। अगली खबर, भारतीय नौसेना के एक विशेष ऑपरेशन के दौरान एक पाल वाली नौका से नशीली दवाओं की सबसे बड़ी खेपों को जब्त किया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि भारतीय नौसेना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समन्वय में से समुद्र में से लगभग 3300 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे एक संदिग्ध पाल वाली नौका को पकड़ा है। इसमें 3079 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फिन था, जो हाल के दिनों में पकड़ा गया मात्रा में अब तक का सबसे बड़ा खेप है। निगरानी मिशन पर पीआईए विमान की इनपुट के आधार पर मिशन पर तैनात जहाज को तस्करी के लिए संदिग्ध डाउ को रोकने के लिए कहा गया था। पकड़ी गई नाव और चालक दल के साथ प्रतिबंधित सामग्री को भारतीय बंदरगाह पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया गया है। अधिकारी ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना की समन्वित प्रतिक्रिया देश को समुद्र पड़ोसी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हमारे दृढ़ रुख को दर्शाती है। अदन की खाड़ी और अरब सागर में चल रही समुद्र सुरक्षा स्थिति के जवाब में भारतीय नौसेना के विशेष बलों ने की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने कहा कि नौसेना के क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अधिनियम को जारी करने के लिए अरब सागर की C-130 विमानों की पैराड्रॉपिंग करके विशेष बलों की तैनाती की गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।